नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में एनटीपीसी द्वारा प्रदान की गई 10 एम्बुलेंसों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को निर्देश दिए कि जनहित को देखते हुए सभी एम्बुलेंस पर्वतीय जनपदों के दूरदराज क्षेत्रों में तैनात किया जाए ताकि आम जनमानस को बीमारी के दौरान उपचार कराने में इन एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध राज्य सरकार की लड़ाई में केंद्र सरकार के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों द्वारा भी नियंत्रण सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी हर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए गए हैं और परिणाम स्वरूप राज्य में कोविड-19 प्रभावित मरीजों की रिकवरी रेट में तेजी से सुधार आया है। लेकिन अभी भी इस संक्रमण पर पूरा नियंत्रण नहीं है और राज्य सरकार के लिए अत्यधिक जो सतर्कता बरतना बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस महामारी के दौर में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा उत्तराखंड को 10 एम्बुलेंस और 10,000 पीपीई किट उपलब्ध कराने का आभार जताया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ ही 3 दिन के दौरे पर ये पहुंचे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मुख्य सचिव सहित शासन उच्चाधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और बैठक में मुख्यमंत्रियों ने जनपदों की जो यहां पर काम चल रहे थे उसको लेकर भी निरीक्षण किया गया। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो जनपदों के प्रभारी सचिवों को इस महीने के अंत तक संबंधित जनपदों का भ्रमण कर विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रभावी सचिव अपने भ्रमण के दौरान संबंधित जनपदों में संचालित ग्रोथ सेंटरों का भी निरीक्षण करें। उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित समाधान एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीएम डैशबोर्ड और उपलब्ध यहां पर विवरण को भी पब्लिक डोमेन में अपलोड किए जाने की कार्यवाही हेतु सीमित गठित करने की जो मांग रखी गई थी लोगों की तरफ से कि एक समिति का गठन होना चाहिए, उस समिति का गठन करने के भी आदेश दे दिए गए। सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं जो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, इस ध्येय को लेकर अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति विकास की योजनाओं से लाभान्वित हो। और इसमें मुख्यमंत्री जी ने पहल की है। पहले मंत्रीगण गए हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री जी जिला मुख्यालयों पर गए हैं, अब अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं, अधिकारियों के बाद मुख्यमंत्री जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक जो लाभ की स्थिति होनी चाहिए जनता के हित में, वो नजर आएगा और एक अच्छी पहल तेजी के साथ ये हो रही है। उत्तराखंड में एहतियाती उपायों के तहत मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए राज्य सरकार द्वारा कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए और स्कूल खुलने के कुछ दिन बाद ही कई जगहों पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के मामले सामने आए, जिसके बाद कई स्कूलों को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया और इन स्कूलों को दोबारा खोलने से पहले शिक्षकों का टेस्ट किया गया था और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ये स्कूल दोबारा खोले गए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यहां साफ तौर पर कहा कि स्कूलों में पूरी सुरक्षा अपनाई जा रही है और अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी छात्र कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों के जीवन से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है और स्कूलों को पूरी तरह से खोले जाने का निर्णय जल्द यहां पर वापस लिया जा सकता है। यानी कि वापस लेने की बात तो कही जाई थी लेकिन अभी तक लिया नहीं गया। तो सभी विषयों को देखते हुए कैबिनेट में इसका फैसला लेना बहुत जरूरी है। बीमारी बहुत बड़ी है, इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है और इन सब देखते हुए कई महीने से स्कूल बंद थे और जैसे जैसे कुछ केस कम हुए हैं और ये हमारे पहाड़ी जो प्रदेश है इसकी परिस्थितियाँ कुछ अन्य जगहों की अपेक्षा भिन्न है। इस नाते प्रयोग के तौर पे जब सब कुछ अनलॉक होना चालू हो गया तो हमने भी जो बच्चों के बोर्ड के एग्जाम होने थे कक्षा 10वीं और 12वीं इनके प्रयोग के तौर पर स्कूल खोला। लेकिन अभी तक भगवान की ऐसी कृपा है और ये कृपा आगे भी भगवान का बनी रहे ताकि किसी बच्चे को अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है, ऐसा जानकारी अभी नहीं आई है। लेकिन जैसे ही केस बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही इन सब विषयों को लेकर कैबिनेट में सामूहिक चर्चा के दौरान जो सरकार डिसीजन लेगी वो बच्चों के हित में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। कोई प्रयास होगा कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे हमारे बच्चों का जीवन खतरे में पड़े। मैंने पहले ही कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़ के उनके जीवन को बचाने से बढ़ के हमारे पास कुछ नहीं है। हम उनके बचाव के लिए किसी हद तक जाएंगे और स्कूल अभी खोलना है या इसको लॉकडाउन में लाना है
ये कैबिनेट में लाएंगे, इसके पहले कुछ भी कहना पाना। तो विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद अब सल्ट विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है और विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सुरेंद्र सिंह जीना सल्ट विधानसभा के सदस्य चुने गए थे और जीना का निधन 12 नवंबर को हो गया है। तो लिहाजा ये सीट 12 नवंबर से खाली मानी गई है और विधानसभा की ओर से इसी के साथ सीट खाली होने की सूचना चुनाव आयोग को दे दी गई। अभी विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का समय है, लिहाजा इस सीट पर उपचुनाव भी संभव है। तो सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से ये तय होगा कि इस सीट पर चुनाव होगा या नहीं। अगर उपचुनाव होता है तो प्रदेश में दोनों ही दल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले होने वाले इस चुनाव को लेकर जो रिहर्सल करेंगे, उससे रिहर्सल का जरिया भी यहां बनाया जा सकता है। तो सल्ट में सुरेंद्र सिंह जीना की दमदार उपस्थिति रही है, तो ऐसे में इस सीट पर समीकरण इस बात पर भी निर्भर करेगा कि पार्टियां किसको उम्मीदवार बनाती हैं। संबंध में समस्त प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही की जाती है, उनके द्वारा ही ये सब कार्य और ये उन्हीं के अधिकार क्षेत्र का विषय है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिसंबर से सभी जनपदों का भ्रमण कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और इस दौरान वे जनपदों में प्रवास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि कोरोना काल में जब प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जरूरत थी, तब मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे और अब जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि इस सरकार के कार्यकाल में हर विभाग कर्मचारी त्राहिमाम कर रहा है और त्रिवेंद्र सरकार इन 3.5 सालों में प्रदेश को 10 साल पीछे धकेलने का काम कर रही है। बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का। पहले 3.5 साल तक आप सुप्त अवस्था में रहे, आप कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे, अब आप अचानक जागे हैं। पूरे कोरोना काल में आप देख लीजिए कितने निष्क्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी रहे। या तो वो अपने आवास तक सीमित रहे या सचिवालय और आवास के बीच में ही वो शटल करते रहे। अब वो गांव-गांव जाने की बात कर रहे हैं, अब वो प्रभारी नियुक्त करने की बात कर रहे हैं। जिस वक्त लोग सबसे ज्यादा संकट की घड़ी में थे, उनको आपकी जरूरत थी, उस वक्त आप नदारद रहे। अब जब आप कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए रोज बाजार से हर महीने 300 करोड़ रुपया उधार ले रहे हैं। अब आप देखिए कि बिजली की दरें, आज के समाचार पत्र बता रहे कि 10% बिजली की दरें बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है, प्रस्ताव रखा है और आप भारी जनता के जेब से सारा खामियाजा भुगत रहे हैं। जो भी आपकी निष्क्रियता है, आप विजनलेस सरकार हैं, इसलिए लगातार विभागों का नुकसान हो रहा है और उन विभागों की पूर्ति करने के लिए आप जनता की जेब में डाका डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जो है इस प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं चल रही है। और आप कोई भी व्यवस्था देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, किसान देख लीजिए, व्यापारी देख लीजिए, शिक्षक देख लीजिए, कर्मचारी देख लीजिए, हर कोई त्राहिमाम है, हर कोई इस सरकार से दुखी है। और मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूं कि आपने 3.5 साल में उत्तराखंड को 10 साल पीछे धकेलने का काम कर दिया है। तो अल्मोड़ा के द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी प्रकरण की जांच में नया मोड़ आ गया है और आईजी गढ़वाल ने देहरादून में दर्ज दोनों मुकदमों को पौड़ी महिला थाना ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने देहरादून पुलिस की कार्यशैली और जो कार्यशैली है और उसके साथ ही प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सारे सबूत और गवाह इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि महेश नेगी ने महिला का यौन शोषण किया। गरिमा दसोनी ने कहा कि जब इस बात की पुष्टि हो चुकी है तो फिर विधायक को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। पहले बंशीधर भगत जी को निर्णय लेना है कि उनका आखिर इस विषय पर स्टैंड क्या है। पहले वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी की तर्ज पर, जैसे मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की बात कही थी NH 74 में, उसी तर्ज पे इन्होंने समिति गठित करने की बात कही और 1 हफ्ते के अंदर गडकरी जी की चिट्ठी आने पे मुख्यमंत्री जी बैकफुट पर चले गए। यहाँ पता नहीं किसके दबाव में बंशीधर भगत जी बैकफुट पर चले गए और उन्होंने कहा समिति गठित करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। तो अब पुलिस की कार्रवाई में पुष्टि हो चुकी है कि महेश नेगी जी इस युवती से
से संबंध रखते थे, उनके संबंध थे आपस में, वो कई सालों तक साथ में रहे भी, अलग अलग होटलों में गए। जब इन सारे बातों की पुष्टि हो चुकी है तो ऐसे में अब उनको जनप्रतिनिधि रह जाने का क्या औचित्य है? विधानसभा अध्यक्ष से भी और बंशीधर भगत जी से भी मेरा सवाल यही है कि उस व्यक्ति को निलंबित या निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि जब तक वो पद पर हैं तब तक इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन सरकार नारा यहां पर दे रही है कि जीरो टॉलरेंस। लेकिन मंसूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और जनता की जो प्रसंगतियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, उनका मामला काफी समय से लंबित है। तो ऐसे में भाजपा के पास इस समय पूरा अच्छा मौका है कि जब वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पर संपत्तियों का मामला बड़े आराम से सुलझा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि 4 साल में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन इन मामलों का हल नहीं किया गया। राज्य के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राज्य कर्मकार बोर्ड जो है उसमें भारी घोटाला हुआ, इसकी जांच कराने की मांग उठ रही है और सरकार के बीच में आपस में द्वंद्व है। उसके अलावा जिस तरह से पंचायतों के खाते इंडसइंड बैंक में खुलाए गए और अब जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसके जो पात्र छात्र हैं उनको भर्ती के लिए एक इंडस एक्शन एनजीओ नाम की संस्था को इस काम को दिया गया है, तो वो अपने आप में इस बात का इशारा करता है कि पंचायत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री इंडसइंड से बहुत ही प्रभावित हैं और कहीं न कहीं दोनों के बीच में कोई जो याराना है वो इस बात का संकेत देता है कि इस काम में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके अलावा राज्य में मुख्यमंत्री जी पर जिस ढंग के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, वो अपने आप में इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर के राज्य के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और नारा जो है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जनता को गुमराह कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने पर संपत्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अभी तक उत्तराखंड की करीब 18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। योगी आदित्यनाथ केदार और बद्री बाबा पर भी यहां आकर झूठ बोल रहे हैं और कोई बंटवारा बाकी नहीं है, जबकि अभी भी उत्तराखंड की करोड़ों अरबों की संपत्ति उत्तर प्रदेश के पास है। आप बताइए कि योगी जी तो गुरु गोरखनाथ के वो हैं महंत, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए बद्रीनाथ का श्राप लेकर के क्या उत्तर प्रदेश चला लेंगे? वो झूठ जो वहां पर बोल रहे हैं, अभी भी हमारा 13-14 हजार एकड़ बीघा जमीन जो है उत्तर प्रदेश के पास है सिंचाई विभाग के नाम से। प्रश्न ये है कि हम क्यों दें सिंचाई विभाग को जमीन? अगर हम सिंचाई विभाग को पानी दे रहे हैं तो वो भी तो हमारा है, उसका क्या ले रहे हैं हम? फ्री फंड में वो भी जा रहा है, जमीन भी ले जा रहे हैं आप, ये कोई वो नहीं है। और त्रिवेंद्र जी को तो कम से कम विरोध करना चाहता कि ऐसा नहीं है, अभी हमारी संपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। आज भी हमारी संपत्ति पर संपत्ति और संपत्ति 18,000 करोड़ की जो है उत्तर प्रदेश के पास है और इधर हम बद्रीनाथ में ये कह रहे हैं कि हमारी तो संपत्ति जो है बंटवारा हो गया। कितना गलत बात है। तो भाजपा खेलकूद युवा मोर्चा की नई टीम का गठन किया गया है, जिसमें अतुल पांडे को प्रदेश सह संयोजक जबकि योगेश पानू को विभाग सह संयोजक नियुक्त किया गया। इसके अलावा राकेश सिंह को अनुसूचित जनजाति का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है और भाजपा मंडल कार्यालय दिनेशपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शानदार इनका यहां पर स्वागत किया है। और इस अवसर पर खेलकूद युवा मोर्चा प्रदेश सह संयोजक अतुल पांडे ने प्रदेश स्तर पर उन्हें पदाधिकारी बनाए जाने को लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों व भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि बहुत जल्द ही पूरे प्रदेश में खेलकूद युवा मोर्चा को विस्तार किया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा और सार्वजनिक तौर पर इसे बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गदरपुर विधानसभा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को काफी ज्यादा फायदा होगा।
स्टेडियम बच्चे जो हैं उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी गदरपुर विधानसभा में जो चाहे दिनेशपुर मंडल हो, चाहे गदरपुर मंडल हो, चाहे केलाखेड़ा मंडल हो, चाहे कुला ग्राम सभा हो, हमने स्टेडियम बनाने का काम किया कि जिससे लोकल के बच्चों को वहाँ तक बढ़ने का मौका मिले और उससे आगे वो अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। इसलिए उनको खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने गाँव में अब जाकर के स्टेडियम बनाने का काम किया है। तो निश्चित ही इसका आगे चल करके बड़ा अच्छा परिणाम मिलेगा। देखिए, विपक्ष तो कहीं से कहीं तक अब रहा नहीं है। अब विपक्ष को कुछ ना कुछ तो बोलने का मौका चाहिए। और रही बात, विपक्ष पहले अपने गिरबान में झांक करके देखे। जो एक परिवार से कभी बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जिसने नहीं जाने दिया, तो वो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे, फिर दूसरे के बारे में पहले उंगली बात न उठाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।